कैफे में जाती है तब तक अधिराज अपने सूट को ठीक कर रहा था और अपनी घड़ी लगा रहा था और अपने अलमारी खोल कुछ डॉक्यूमेंट को पर उसे अंदर रख रहा था। ये देख आरू धीरे धीरे उसके पास जाती है और पीछे से उसके अलमारी में झांकती है। वह जब तक झांक पाती कुछ कर पाती तब तक अधिराज अलमारी का डोर बंद कर उसकी तरफ घूमते हुए तुम मेरी जासूसी कर रही हो। ये सुनते ही आरू हड़बड़ा जाती है और हड़बड़ाते हुए बोलती है वह आपका नाश्ता। ये सुन अधिराज उसे घूरता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। ये देख आरू का मुंह बनाते हुए जैसे बोली मुंह जैसे कहीं का शहंशाह है, बड़े आए ऑर्डर देने वाले। पर फिर वह जाकर अधिराज के सामने उसका ब्रेकफास्ट रख एक गहरी सांस लेकर उसके बगल में सोफे पर बैठ जाती है और बोलती है हाय मैं कितना थक गई, काश कोई हमें इतनी मेहनत का कोई मुझे कुछ इनाम देता। ये कह तिरछी नजरों से अधिराज को देख रही थी। वही अधिराज उसकी हरकत पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था और ट्रे का ढक्कन खोलकर उसमें परोसे गए नाश्ते को देखता है और बिना कुछ कहे उसे खाने लगता है। तभी उसकी नजर आरू पर पड़ती है जो न जाने कब से उसे ही देखे जा रही है। ये देख अधिराज उसे खींचकर अपनी गोदी में बैठा लेता है तो आरू अच्छे से उसकी गोदी में एडजस्ट हो जाती है। तो आरू को कवम मुंह में डाल देता है और वो खाने लगती है। आरू खुद की तारीफ करते हुए बोलती है वाह क्या नाश्ता बनाया है मैंने। अधिराज फिर से उसकी मुंह में डाल बोला नाश्ता अच्छा तो बनेगा, मेरी बहन ने जो बनवाया है। ये सुनते ही आरू की आंखें बड़ी हो जाती है और वह उसे घुरते हुए बोलती है क्या क्या बहन, मैं आपको किस एंगल से आपको बहन दिखती हूँ? एक मिनट, कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गई कि हमारी शादी हुई भी है, वह भी जबरदस्ती वाली। आरू की उटपटांग बात सुन अधिराज उसे घूर कर लास्ट कवर उसके मुंह में डालते हुए बोलता है मैं अपनी बहन की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी नाश्ता बनवाने में हेल्प कर रही थी। तुम्हारा तो सिर्फ हाथ चल रहा था। आरू अधिराज को घूरते हुए और थोड़ी शिकपकाते हुए क्या आपने मेरे ऊपर कोई जासूस लगाया है? ये सुन अधिराज बोलता है जासूस तो नहीं, पर तुमने अपने मुंह से मेरी बातों को सही साबित कर दिया। ये सुन आरू अपना सर खुजलाते हुए मैंने कब कहा कि मैंने नहीं बनाया? ये सुन अधिराज उसकी नाक खींचते हुए तुम नहीं समझोगी, बातें समझने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है। अधिराज उसे गोद से उठाकर उतार कर खड़ा हो जाता है। अधिराज के खड़ा होते ही आरू दौड़कर उसके सामने जाकर हाथ दोनों तरफ से फैलाकर बोलती है नहीं ये तो चीटिंग है, आप मेरा गिफ्ट किसी को नहीं दे सकते हैं। ये सुन अधिराज उसे देखते हुए मैंने तो किसी गिफ्ट की बात नहीं की। ये सुन आरू मासूम सा चेहरा बनाकर प्लीज कुछ तो गिफ्ट दे दीजिए, ये बोल उसे बड़ी मासूमियत से अपनी प्यारी प्यारी आंखें टिमटिमाते हुए देख रही थी। ये देख अधिराज को उस पर बेहद प्यारा रहा था और अधिराज उसे खींचकर कमर से पकड़ अपने पास कर उसके गालों को चूमते हुए बोलता है तो क्या चाहिए आपको गिफ्ट? ये सुन आस खुश होते हुए ज्यादा कुछ नहीं, आपका सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड। ये सुनते ही अधिराज उसे घूरते हुए इतने छोटे से नाश्ता के लिए इतना बड़ा क्रेडिट कार्ड, मुझे तो ये काफी घाटे का सौदा लग रहा है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड दूंगा? मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है जानती हो? ये सुनते ही आरू अधिराज को घूरते हुए आपको पता है कि मैं आपकी वाइफ हूँ और मेरा आपकी हर चीज पर हक है। आपका बिजनेस, आपका प्रॉपर्टी, उस अलमारी जिसको आप हमेशा छुपाते रहते हो और जिसके लिए आपने बचपन में मुझे डांटा भी था और यहाँ तक कि आप पर भी पूरा का पूरा आधा हक है। उसकी यह सब बातें वह बड़े ही प्यार से सुन रहा था। अधिराज जिसके लिए उसका समय बेहद कीमती होता था, पर वह आरू की बेफिजूल की बातें भी बड़े ही चाव से सुन रहा था। अधिराज उसे अपने पास कर बोला अच्छा तो यानी कि मेरे पर तुम्हारा सारा हक है, तो तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? ये सुन आरू झट से बोलती है मेरे ऊपर भी आपका हक है, आपको जो चाहिए आप मांग सकते हैं या फिर खुद से ले सकते हैं। ये कहते ही वह उसके आगे वह कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि अधिराज उसके जो कब से हिल रहे होठों को देख खुद को कंट्रोल कर रहा था। वह उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और आंखें बंद कर उसके बालों में हाथ फंसा उसे किस करने लगता है। वह बेहद डोमिनेटिंग तरह से किस करते हुए उसे चुमे जा रहा था और उसके होठों को शक किया जा रहा था। उसके कभी निकले होठों को तो कभी ऊपरी होठों को बेहद प्यार और सेडिक्टिव तरीके से किस कर रहा था वही आरू जो इस समय एक प्लाजो सूट पहने हुई थी। अधिराज के उसके पीठ को सहलाने से उसकी खुली डीप बैक गला में काफी सनसनी से हो रही थी। वह अपने हाथ अधिराज के सीने पर रख लेती है, वही अधिराज आंखें बंद किए हुए उसे बिना थोड़ा सा भी समय दिए सिर्फ उसके होठों को शिद्दत से चुमे जा रहा था। एक लॉन्ग किस के बाद वह आरू को छोड़ता है क्योंकि आरू बहुत ज्यादा कसमसाने लगी थी। अधिराज के छोड़ते ही आरू गहरी गहरी सांस लेने लगती है और धम्म से सोफे पर बैठ जाती है। ये देख अधिराज के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन से स्माइल थी। आरू अधिराज को देखते ही उसे घुरती है तो अधिराज। एपिसोड 127 लता का आरू को पति पत्नी के रिश्ते बारे में समझाना गृह प्रवेश। अब आगे वैभव और सौम्या का शुभ मुहूर्त पर वैवाहिक कार्यक्रम शुरू हो चुका था। वही सभी अपने मस्ती में लगे थे। रोहान शिव को बता दिया था जूते चोरी की गई है। शिव आदित्य के पास जा धीरे से बोलता है तुमने सच में एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हारे नाक के नीचे से सारा काम कर लिया जा रहा है और तुम्हें पता भी नहीं। और फिर आरू को अपनी आंखें छोटी कर घुरने लगता है। ये देख आरू अपनी कमर पर हाथ रख उसके पास जा बोलती है तुम तो वही हो ना जिसने मुझे गिरने से बचाया था और फिर मुझे गिरा दिया था। पर मैं नहीं गिरी। एक तरह से आरू उसकी तारीफ और ताना दोनों मार रही थी। शिव मुस्कुराते हुए बड़े ही अदा से बोलता है वैसे आपने मुझ जैसे नाचिट को याद रखा है, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है मोहतरमा। ये बोल उसे देखने लगता है। तभी आरू उसके सिर के बाल को देखते हुए बोलती है तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। शिव को ये सुनने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। शिव एक बार आदित्य की तरफ देखता है, फिर एक बार वह खुद को और मन ही मन बोलता है कितने लोग मेरे इस गुड लुकिंग पर मरते हैं और ये लड़की डायरेक्ट बोल रही है कि मैं इसे अच्छा नहीं लगता। पर बेचारा खुद की बेइज्जती छुपाते हुए बोलता है और ऐसा क्यों? ये सुन आरू उसके बालों की तरफ इशारा करते हुए बोलती है मुझे तुम्हारी घुंघराले बाल बिल्कुल नहीं पसंद, इस हटवा दो फिर तुम भी मुझे शायद अच्छे लगोगे।
ये बोल आदित्य की तरफ जा उसे साइड से पकड़ते हुए बोलती है, मेरे भाई के बाल देखो कितनी ज्यादा सिल्की है। शिव तो आरू को ही देखे जा रहा था। इतनी ज्यादा उसके मुंह पर बेइज्जती आज तक उसकी किसी ने नहीं की थी और उसके देखने की एक वजह ये भी थी कहाँ ये लड़की किसी को छूने नहीं देती और आदित्य से इतनी ज्यादा चिपक खड़ी है। ये सब देखा शिव एक नजर अधिराज को देखता है जो उन्हें दोनों को देख रहा था। तभी आदित्य की नजरें शिव की नजरों से मिलती है और उसकी नजरों को पीछा करते हुए वह अधिराज को देखता है तो वह आरू को खुद से दूर करते हुए बोलता है, प्रिंसेस अब आप जाओ और अपने दोस्तों के भी पास जा एंजॉय करो। ये सुन आरू मुस्कुराते हुए बोलती है, ओके। ये बोल जाने लगती है। जाते जाते उसके सर के बाल खींच देती है। बेचारा शिव, उसकी तो हालत रोने जैसी हो गई थी। आरू के जाते ही आदित्य को हंसी आ जाती है। तभी आदित्य की नजर किसी लड़की पर पड़ती है तो वह हैरान हो जाता है और वह अपनी आंखें मलते हुए एक बार फिर से देखता है, पर वहां कोई नहीं होता है। वह खुद से ही बोलता है, यह मेरा वहम होगा। वहीं दूसरी तरफ शादी की विधि जोरों शोरों से हो चुकी थी। कन्यादान के रस्म में पूनम जी और उनके पति दोनों ने मिलकर की। उस वक्त उनकी आंखें नम हो चली थी। कन्यादान के बाद फिर फेरे की रस्म होने लगती है। चारों तरफ से लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे। वही आरू इस समय अपनी गैंग के साथ खड़ी थी। तभी प्रीता बोलती है, कितनी प्यारी लग रही है ना सौम्या। ये सुन बरखा बोलती है, हाँ तभी तो मेरी प्यारी भाभी है। वही आरू तो श्रुति से ही कान में कुछ कहे जा रही थी। ये सुन श्रुति भी सुनकर मुस्कुरा देती है और कुछ देर बाद उनकी फेरे पूरे हो जाते हैं। फेरे के बाद पंडित जी सिंदूर की रस्म के लिए बोलते हैं। तभी मधु आगे बढ़कर सौम्या का घूंघट उठाती है तो वैभव उसकी मान को भर देता है। पर यह एक ऐसा मोमेंट था जहां आरू अब तक सिर्फ हंसी मजाक में थी। उसके हाथ जो फूल बरसा रहे थे वह रुक जाते हैं और वह इस मोमेंट को देखते हुए अपनी आंखें बंद करती है तो उसे वह पल याद आता है जब उसकी शादी के लिए उसे मजबूर किया गया था। उसके बाद अधिराज का बेरुखी से उसकी मांग भरना, फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करना, फिर अगले ही पल आरू के प्रति प्यार और केयर दिखाना। आरू जो ये सब सोचकर दुखी हो रही थी, अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह धीरे से बोलती है, शादी चाहे जैसी भी हो पर आप मेरे हो। उसका बुदबुदाना अधिराज जो शादी को छोड़कर सिर्फ आरू को ही देखे जा रहा था, उसके होठों की लिपसिंग को समझ जाता है। उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट थी। आरू आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिसकी वजह से अधिराज की नजरें उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। वही दूर खड़ा प्रियांशु भी अधिराज को देख रहा था, फिर एक लंबी मुस्कुराहट के साथ सामने चल रही शादी को देखने लगता है। शादी की रस्म हो जाती है। पंडित जी बोलते हैं, शादी संपूर्ण हुआ। अब आप दोनों पति पत्नी हैं, बड़ों का जाकर आशीर्वाद ले। दोनों ही उठते हैं। उसके बाद जाकर पहले दादा दादी के पैर छूते हैं, उसके बाद राजन जी का। धीरे धीरे जितने भी बड़े लोग थे उन सभी लोगों के पैर छूते हैं। कुछ देर बाद सारे मेहमान लोग भी अब जाने लगते हैं। सौम्या को घर के अंदर लाने के लिए बोला जाता है क्योंकि शादी होते होते सुबह के 4 बज चुके थे। कुछ देर बाद विदाई की रस्म यहीं से होने वाली थी। वही जब वैभव घूमकर अपने जूते के लिए घूमता है तो उसके जूते नहीं दिखे। ये देख वह इधर उधर देखता है और पूछता है, मेरे जूते कहाँ हैं। इस समय सौम्या और वैभव दोनों ही साथ थे क्योंकि दोनों का ही गठबंधन किया गया था। तभी उसके सामने सभी के सभी लड़कियां धावा बोलते हुए बोलती हैं, जूते हमारे पास है और जूते आपको तभी मिलेंगे जब आप कुछ अपनी बैंक खाली करेंगे। ये सुनते ही वैभव सभी को घूरते हुए बोलता है, तुम सब मेरी बहन हो या फिर साली। तभी शिव वहां पर टपकते हुए बोलता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे दोस्त को तुम सभी एक साथ जीजू बोलो। ये सुनते ही सभी एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं, जीजू। फिर से शिव का पोपट बन जाता है। आरू कमर पर हाथ रखते हुए आगे आते हुए बोलती है, सौम्या की तरफ से यह हमारे जीजू भी हो सकते हैं। तभी शिव आगे आते हुए बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सभी पैसों के लिए गधे को भी बाप बना दोगी। ये सुनते ही बरखा हाथ बांधते हुए बोली, अब आपको जो लगे, हम तो अपना नेक लेकर जाएंगे। वही प्रीतम अधिराज से कहता है, तुम्हारी बीवी बिल्कुल 5 साल के बच्चों के जैसे लड़ रही है। अधिराज उसे देखते हुए बोला, वो बच्ची नहीं है। ये सुन प्रीतम हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ बड़ों के रूप में छोटी बच्ची। यह बोल हंस देता है। अधिराज उसे घुरते हुए उठने को होता है, तभी प्रीतम बोलता है, यार यहाँ का मनोरंजन देख करके चलते हैं ना अंदर। वह अधिराज को पकड़कर बैठ जाता है। वहीं उन सभी को ऐसे देख वहां पर रोहान अपने कमर पर हाथ रखते हुए बोलता है, ओह हेलो, आप लोगों को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। वह बात वह ऐसे टाइप से बोलता है कि सभी की नजर उस पर जाती है। तभी स्वरा बोलती है, रोहान आप यहाँ। रोहान बोलता है, मोम अभी बॉयज और गर्ल में जंग छिड़ी है, अभी हमें ये जंग को खत्म करने दीजिए। लड़कियों के पास जूते हैं भी या ऐसी ही। ये सुनते ही आरू उसे घूरते हुए बोली, ओ पिद्दू, हमारे पास जूते हैं तभी तो हम जूते के बदले अपने गिफ्ट का डिमांड कर रहे हैं। यह सुन रोहान गुस्से में बोलता है, आपने मुझे फिर से विद्दू बोला। वही रचना जी जाकर उन सभी को डांटते हुए बोलती है, पहले उन सभी को अंदर चलने दो, उसके बाद तुम सभी को जो करना हो करो। ये सुनते ही आरू जिद करते हुए, नहीं माँ, अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप अपने बेटे से बोलिए हमारे डिमांड पूरी करें। ये सुन वैभव उन सब को देखते हुए, अच्छा ठीक है, बोलो तुम सभी को क्या चाहिए। ये सुन सभी एक दूसरे को देखते हैं। तभी वहां पर अधिराज जाता है। अधिराज को देखते ही अभी सभी बोले जा रही थी वह चुप हो जाते हैं। आरू भी एक पल के लिए चुप हो जाती है। तभी शिल्पा बगल में खड़ी अर्चना से बोलती है, देख रही हो ना, इतने बड़े घर की बहू बन गई है फिर भी बिल्कुल गवारों के जैसी हरकतें करती है। ये बोल अर्चना को देखती है पर अर्चना तुरंत ही वहां से खिसक जाती है। ये देख शिल्पा के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। तभी सभी अधिराज को देखते हैं।
अधिराज प्रीतम को कुछ इशारा करता है, तभी प्रीतम उन सभी के पास आकर एक एक गड्डी आरू, प्रीता, बरखा, श्रुति के हाथ में रखते हुए बोलता है, आई होप अब आप सभी की डिमांड इससे पूरी हो जाएगी। सभी लोग आंखें बड़े किए अधिराज को देखे जा रहे थे। तभी पूजा बोलती है, अब तुम सभी यहाँ से हटो और इन सभी को अंदर जाने दो। आरू जो पैसे को ही उलट पुलट देख रही थी वह सामने देख बोलती है, क्या यह असली पैसे हैं? ये सुनते ही अधिराज उसे घूरता है तो आरू दांत दिखाते हुए बोली, हमें नहीं पता था हमारे भाई की दोस्त इतने अमीर है। कुछ देर बाद विदाई की रस्म भी शुरू हो जाती है। सौम्या पूनम जी के गले लग रो रही थी। कुछ देर बाद उसकी विदाई हो जाती है। धीरे धीरे सभी लोग वहां से चले जाते हैं। रिया भी वहां से अपने घर को चली जाती है। राधिका जी उससे बात करने की कोशिश की थी पर वह तो जैसे उनसे बात ही नहीं करना चाहती थी। तभी राधिका अनिरुद्ध के पास आती है और राधिका कुछ कहती तभी अनिरुद्ध बोलता है, कोई बात नहीं माँ, सब ठीक हो जाएगा। ये सुन राधिका उससे बोलती है, थोड़ी जिद्दी है पर मुझे विश्वास है कि आप उसे संभाल लेंगे। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। आरू और बरखा भी इस समय ग्रेवाल हाउस में थी। लता भी पूरे गृह प्रवेश की तैयारी कर रही थी। घर पहले ही बहुत अच्छे से खूबसूरती से तैयार किया गया था। कुछ देर बाद वैभव की गाड़ी वहां रुकती है तो गृह प्रवेश की रस्म पूरी विधि विधान से होती है और सौम्या घर के अंदर इंटर करती है। कुछ समय बाद रचना जी ने सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी थी। पूजा में भी पूरा राजावत परिवार शामिल था। उसके बाद कुछ रस्में होती है जैसे कि अंगूठी पकड़ने की रस्म। ये सारी रस्म को पूरा करने के बाद सभी अपने अपने जगह पर हो जाते हैं। वही आरू और सभी लोग अपने में ही कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी लता बोलती है, चलो तुम सभी को जो कहा था उसकी तैयारी कर दो। ये बोल वह उन सभी को जाने के लिए बोलती है। वह नीचे ही रचना जी के रूम में सौम्या आराम करने के लिए चली जाती है। वैभव भी कुछ देर के लिए नींद लेने चला जाता है क्योंकि काफी जगह हुआ था। लता वैभव के कमरे को सजा रही थी और साथ में आरू और बरखा भी। तभी आरू बोलती है, दी क्या ये सब जरूरी होता है? ये सुन लता बोलती है, हाँ बहुत जरूरी होता है क्योंकि शादी के बाद एक पति पत्नी एक दूसरे के पास आते हैं तो यह एक अलग ही माहौल, एक अलग ही खुशनुमा पल होता है जिससे लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जिससे उनका जिंदगी का शुरुआत इन फूलों की तरह सुगंधित एक खूबसूरत पल से साथ हो। तभी आरू बोलती है, और इसे क्या कहते हैं? तभी लता उसके सर पर मारते हुए बोल, बेवकूफ, इसे सुहागरात बोलते हैं। क्या तेरा सुहागरात नहीं हुआ? ये सुनते ही आरू के हाथ रुक जाते हैं और वह उसे देख बोलती है, सुहागरात में क्या होता है? ये सुनते ही बरखा और लता दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। तभी लता बरखा को इशारा करती है तो बरखा आरू के सर पर मारकर चली जाती है। वही आरू अपना सर खुजलाते हुए बोली, मैं तुझे मारूंगी तभी तेरे दिमाग में अकल आएगी। लता उसे खींचकर बिस्तर पर एक साइड बैठती है और उसका हाथ पकड़ बैठते हुए बोलती है, उसे बाद में मारना, तुम्हारे पास सच में थोड़ी अकल आ जाए। आरू उसे देखती है। तभी लता बातों को ना घुमाते हुए सीधे और स्पष्ट तरीके से उसके आंखों में आंखें डाल बोलती है, आरू मैं कोई मजाक के मूड में नहीं हूँ, क्या तू सच में मुझे दीदी मानती है? ये सुन आरू मुंह बनाते हुए बोली, ये भी कोई पूछने की बात है? आपने सच में मेरी दी हो? ये सुनते ही लता बोलती है, सच सच बताना, तेरे और तेरे हस्बैंड के बीच में कैसा रिश्ता है? ये सुनते ही आरू बोलती है, रिश्ता क्या, हम पति पत्नी है। ये सुन लता गहरी सांस लेकर सीधे डायरेक्ट बोलती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो? आई मीन क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ एक एक कमरे में एक ही बिस्तर पर रहते हो? जिस हिसाब से हम तुम्हारे अधिराज को जानते हैं वह काफी गुस्से वाले हैं। क्या वह तेरे साथ अच्छे पेश आते हैं? आरू लता को इतना सीरियस देख वह उसे देखते हुए बोलती है, हादी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। पहले तो मुझे उनसे बहुत डर लगता था, डर अभी भी लगता है सिर्फ उनके गुस्से से, बाकी वह बहुत अच्छे हैं। ये सुनते ही लता आरू का हाथ पकड़ते हुए बोली, आरू क्या तुम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कुछ हुआ है? ये सुनते ही आरू बोलती है, मतलब? ये सुन लता अपना सर रगड़ते हुए बोली, मेरा मतलब किसल? ये सुन आरू शर्मा कर बोलती है, वो तो हमारे बीच हमेशा होता है। ये सुन लेता एक गहरी सांस लेती है, चलो कुछ तो होता है। तभी वह आगे बोलती है, और उसके बाद क्या होता है? ये सुन आरू बोलती है, हमारे किस के बाद हम फिर सो जाते हैं। ये सुन लता हैरा होकर बोलती है, क्या तुम दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ा है? ये सुन आरू बोलती है, कैसा रिश्ता? अब लता को गुस्सा आ रहा था। वह थोड़ी आरू को डांटते हुए बोली, बेवकूफ, पति पत्नी एक दूसरे के पास आते हैं। आज वैभव भाई और सौम्या एक दूसरे के पूरी तरह से पति पत्नी होंगे। मेरे कहने का मतलब जब तक तुम दोनों के बीच, फिर खुद के सर पर मारते हुए बोलती है, कैसे समझाऊं इस लड़की को, और पता नहीं इसके पति ने अब तक खुद को कैसे संभाला है। फिर कुछ सोच बोलती है, मेरे कहने का मतलब है क्या तुम दोनों के बीच सेक्स हुआ है? ये सुनते ही आरू लता को देखने लगती है। तभी लता उसकी नजरों को देख बोलती है, अब तो यह मत बोलना कि यह क्या होता है। आरू कुछ बोलती तभी लता उठते हुए बोलती है, इस बारे में तू अपने पति से पूछ लेना मेहरबानी करके। और फिर जाते हुए आरू को देख बोलती है, एक बात हमेशा याद रखना है, यह मर्द ना बड़ी अजीब चीज होती है। अगर घर के लोग भाव नहीं देते तो फिर वह बाहर मुंह मारने लगते हैं, और तू उसे समय रहते ही कोशिश कर अपने रिश्ते को संभालने की। यह बोलते हुए उसकी आंखें नम थी और वह चली जाती है। वह तो चली जाती है, आरू के मन में कई सारे सवाल छोड़। कुछ देर बाद सभी डिनर करते हैं। सौम्या भी आज एक नई जगह पर आकर, या फिर यह कहा जाए वह यहाँ पर कई बार आई थी, पर आज एक बहू के रूप में, एक पत्नी के रूप में उसे एक अलग ही फीलिंग आ रहा था। वह अपने कमरे में जाती है। आरू और बरखा उसके पास ही बैठे रहते हैं। सौम्या बरखा का हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये सुनकर बरखा मुस्कुराते हुए बोली, इसमें घबराने वाली क्या बात है? वैसे भी कौन सा तू भाई को नया जानती है?
सौम्या कुछ बोल नहीं पाती। थोड़ी देर बाद रचना बोलती है, चलो तुम दोनों आराम करो। ये सुन आरू बोलती है, हम थोड़ी देर और रुकते हैं। तभी रचना उसे घूरती है तो आरू उठते हुए बोल, ठीक है अब आप अपनी हिटलरगिरी मत दिखाओ, हमें भी नींद आ रही है, हम भी थके हैं। ये बोल दोनों चले जाते हैं। तभी रचना सौम्या के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, बेटा आपको किसी भी तरह की हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। यह आपका घर है, आपका परिवार, आज से आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। ये बोल उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, और हम उम्मीद करेंगे आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। सौम्या शर्म से अपना सिर नीचे कर हाँ बोलती है। थोड़ी देर बाद रचना भी चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वैभव जो कब का जाग चुका था, पर वैभव को फोन कर प्रीतम उसे बाहर पीछे जिम की तरफ बुला, उसके कब से सभी टांग खींचने में लगे हुए थे। वही अधिराज भी अब तक बैठा हुआ था। सभी फर्स्ट नाइट को लेकर उसे काफी ज्यादा टीज कर रहे थे। तभी अधिराज वहां से उठता है तो प्रीतम बोलता है, तू कहाँ जा रहा है। ये सुन अधिराज जाते हुए बोला, अपने बीवी को लाने, ये बोल चला जाता है। थोड़ी देर बाद वैभव भी उसी के साथ चला जाता है। वैभव तो अंदर जाने लगता है। तभी अधिराज उसे हाथ दिखाकर बेस्ट ऑफ लक बोलता है तो वह मुस्कुरा कर चला जाता है। वही वैभव रचना को बताता है कि अधिराज आरू को लेने आया है। रचना सुबह आरू को भेजने वाली थी पर कुछ सोच हुआ मना नहीं करती। थोड़ी देर बाद आरू जो अब हल्की नींद में जा चुकी थी, अचानक फिर से उठाने पर वहां नींद में ही बाहर आती है और अधिराज को देख जाकर उसके सीने पर सर रखते हुए बोलती है, सब बुरे हैं, सभी ने मुझे नींद से उठाया, आप मुझे घर ले चलो। अधिराज उसे संभालते हुए गाड़ी में बैठाकर लेकर राजावत विला चला जाता है। एपिसोड 128 फर्स्ट नाइट अधिराज आरू लव मोमेंट अनजान लड़की। अब आगे आरू अधिराज के साथ राजावत विला के लिए चली जाती है। वही रचना अपनी बच्ची को देख रही थी, जहां अधिराज आरू को किसी बच्चे की तरह संभाल रहा था। वह पीछे मुड़ती है तो उनकी नजर फिर से अमित पर जाती है, जो उसे ही तिरछी नजरों से मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर रचना घर के अंदर चली जाती है। ये देख अमित पीछे आते हुए बोलते हैं, क्या हुआ, अब आपको कुछ इस शादी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना। रचना उसकी बातों को इग्नोर कर अंदर चली जाती है। वही रचना अंदर जाती है तो उसकी नजर वैभव पर चली जाती है, जो हाल में ही बैठा मोबाइल चला रहा था, या फिर यह कहा जाए मोबाइल चलाने का नाटक कर रहा था। ये देख रचना कुछ बोलती तभी अमित उसके कंधे पर हाथ रखते हुए वहां बैठते हुए बोलती है, और बरखुदार क्या हुआ आज आप यहाँ पर, आपको नींद नहीं आ रही। बेचारा वैभव, उसे तो इतनी शर्म आ रही थी कि वह आज क्या ही जवाब देता। तभी रचना जी अमित जी को घूरते हुए बोली, नींद तो आपको भी नहीं आ रही, क्या आपको नहीं सोना। ये सुन अमित कुछ बोलते कि रचना उन्हें आंख दिखाते हुए इशारे से उठने को बोलती है। बेचारा अमित मुंह बनाते हुए वैभव के कंधे थपथपाते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाते ही रचना वैभव से बोलती है, वैभव आप अपने कमरे में जाए। ये सुन वैभव एक बार रचना को देखता है। तभी रचना वैभव को देख बोलती है, हमने सौम्या से भी बात की और हम आपसे भी कहना चाहते हैं, आप अपने रिश्ते को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बेटा, सच में निभाना। वह आपकी पत्नी है और आपका फर्ज बनता है उनको अपनी जिंदगी में पहली प्रायोरिटी देना। ये सुन वैभव आगे बढ़कर उनके गले लग जाता है और उनके गले लग बोलता है, थैंक यू माँ, आज सब आपके कारण सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये सुन रचना मुस्कुराते हुए उसका माथा चूम उसे कमरे में जाने को बोलती है। तो वैभव अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वह कमरे में जाता है तो अपने कमरे को इतना ज्यादा सजा देख उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, पर उसे सौम्या कहीं नजर नहीं आती। वह नजरें घुमा इधर उधर देखता है तो उसे बालकनी में सौम्या की चुनरी दिखती है। ये देख वह धीरे से दरवाजा चिपकाकर सौम्या की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वही सौम्या जो आज के दिन को लेकर काफी ज्यादा घबराई हुई थी और उसे घबराहट में उसे काफी पसीने आने लगते हैं, तो वह बालकनी की ठंडी ठंडी हवा में जाकर खुद को शांत करने लगती है और वैभव के अंदर आते ही उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। तभी वैभव जाकर पीछे से सौम्या को अपनी बाहों में भर लेता है। ये होते ही सौम्या सेहर सी जाती है। तभी वैभव उसे पीछे से कस के बाहों में पकड़ते हुए बोलता है, इतनी ठंड में यहाँ खड़ा होने की वजह जान सकता हूँ। पर सौम्या कोई जवाब नहीं देती। तभी वैभव उसे खुद की तरह मोड़ता है तो सौम्या के नाक तक अभी भी उसका घूंघट था। वैभव उसके चेहरे के नीचे अपना हाथ रख उसका चेहरा ऊपर कर बोलता है, इस घूंघट के आड़ में भी तुम्हारी खूबसूरती ऐसी है, तो फिर इस घूंघट के पीछे का चेहरा क्या होगा, जिसे देखने के लिए मैं बेकरार हूँ। सौम्या उसकी बातें सुन उसके हाथ उसके लहंगे पर कस जाती है। तभी वैभव उसके माथे को चूम लेता है। फिर उसके बाद उसके घूंघट को हटाता है तो सामने सौम्या का चेहरा दिखता है, जिसकी आंखें बंद थी, होंठ कांप रहे, चेहरे की ऐसी खूबसूरती, मांग में खुद का सिंदूर, चेहरे पर एक अलग ही लाली बिखरी हुई थी। उसकी खूबसूरती साक्षात किसी देवी की तरह लग रही थी। ये देख वैभव उसके चेहरे पर एक हाथ रखते हुए बोलता है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, ये खूबसूरत सा कोहिनूर मेरी है। ये बोल वह उसे देखने के लिए बोलता है, आंखें खोलो जान। सौम्या उसकी इतनी प्यारी और गहरी आवाज से अपनी आंखें खो देखती है, जो उसे ही एकटक देख रहा था। उसकी इन नजारों को देख सौम्या अपनी नजरें झुका लेती है, उसके अंदर एक हल्की सी कपकपाहट आ जाती है। तभी वैभव सौम्या को एक बार ध्यान से देखता है, फिर उसकी चुनरी को उसके ऊपर से उतार देता है। उसके बाद वह उसकी धीरे धीरे ज्वेलरी उतरता है और ज्वेलरी उतारने के साथ साथ हर उस जगह पर किस करता जिसकी वजह से सौम्या अंदर तक काम सी जाती है। ये देख वैभव उसे कमर से पकड़ अपने पास खींच उसका चेहरा पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें थोड़ा और समय चाहिए तो मैं वो समय देने के लिए भी तैयार हूँ। जब तुम्हारी मर्जी होगी हम तभी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। ये बोल वह जाने लगता है। तभी सौम्या उसका हाथ पकड़ लेती है और वह अपने शर्म और घबराहट से बोलती है, 3 साल मैंने इंतजार किया है आपका, आज इस दिन को मैं आपकी होना चाहती हूँ।
उसकी यह बातें सुनते ही वैभव भी उसे बेहद प्यार से देखने लगता है और वह उसके पास जाकर उसके चेहरे को अपने हाथ में भर बोलता है, क्या ये सच है? सौम्या नजरें नीचे कर हाँ बोलती है तो वैभव आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। इस एहसास को पाते सौम्या के हाथ अपने आप वैभव की पीठ पर चले जाते हैं। एक लंबी और पैशनेट किस के बाद वैभव उसे अपनी गोद में उठाकर उसे बिस्तर पर ले जाता है और उसे लेटा देता है और फिर जगह जगह पर जो भी मोमबत्ती लगी थी उसे जला वह लाइट को बंद कर देता है। ये सब देख सौम्या जो बिस्तर पर लेटी थी उसका तो शर्म से हाँ बेहाल था। वह खुद का चेहरा तकिए में छुपा लेती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। पर अगले ही पल उसे अपने पीठ पर वैभव के होठों की चुभन महसूस होती है। वह आंखें मींच लेती है। फिर वैभव उसे खुद के सामने करता है। तभी सौम्या को कुछ महसूस होता है। वह सामने आंखें खोल देखती है तो वैभव इस समय शर्टलेस था। ये देख उसके दिल की धड़कन और बढ़ जाती है। वही वैभव उसे देखते हुए ही उसके पास झुकता है, हाथों में अपने हाथ फंसा उसे अपने हाथों में जकड़ झुक उसकी गर्दन को चूमने लगता है। धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे के प्यार भरी मीठी एहसास में डूब चले थे। कुछ देर बाद ही दोनों की ही कपड़े इधर उधर बिस्तर पर पड़े हुए थे। उन दोनों के ऊपर थी तो सिर्फ एक चादर और उनकी कुछ सिसकियां की आवाज जो उन दोनों के एक होने की प्यार की गवाही दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ अधिराज जब आरू को लेकर घर पर आता है तो आरू अब तक जा चुकी थी। वह आरू के कमरे में बिस्तर पर बैठी थी। वही अधिराज वॉशरूम गया हुआ था। वह बाहर आता है तो आरू को बैठे देखता है। वह बोला, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही? ये सुन आरू बड़ा से नाम में सिर हिला देती है। तो अधिराज उसे गौर से देखने लगता है, फिर उसे देखते हुए ही बोलता है, तुम्हें भूख लगी है? आरू छोटे बच्चों की तरह मासूम सा मुंह बनाते हुए हाँ में सर हिलाती है। तभी अधिराज अपने अलमारी से एक बड़ा से चॉकलेट निकाल उसकी तरफ फेंकता है तो आरू कैच कर लेती है। चॉकलेट को देख खुश हो जाती है और वह उसे खाने लगती है। अधिराज हाथ बंधे आरू को ही देख रहा था जो चॉकलेट खाने में पूरी तरह से मगन हो चली थी। आरू जिसने पिंक कलर का छोटे छोटे जिस पर टेडी बेयर बने थे, उसका नाइट सूट शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। बालों को उसने हमेशा की तरह जुड़ा बनाया हुआ था जिस पर उसने क्लचर फंसाया था, जिससे उसके बाल काफी ज्यादा आगे चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी खूबसूरती को एक अलग ही निखार दे रही थी। वही आरू के खाने के तरीके से उसकी चॉकलेट उसके होठों पर लग गई थी। वही अधिराज जो कब से आरू को देख रहा था वह सिर्फ उसके हरकतों पर ही उसकी नजर गाड़ी थी। तभी आरू जो अपनी लास्ट बाइट खाते हुए अपनी नजर ऊपर करती है तो अधिराज को खुद को देखते देख कुछ सोच मासूम सा चेहरा बना मुंह में भरे ही बोलती है, और ये आपने तो अपने लिए चॉकलेट लाई होगी ना? सॉरी मुझे ध्यान ही नहीं है, अब मैंने पूरा खा लिया। ये बोल वह एक स्माइल पास करती है। तभी अधिराज बोलता है, पर मुझे तो चाहिए। ये सुन आरू आंखें छोटी कर, क्या आप पेट फाड़ कर निकालोगे? ये सुन अधिराज उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, वैसे यह आइडिया बुरा नहीं है, अब तुमने मुझे दिए बिना खाया तो मुझे तो ऐसे ही लेना पड़ेगा ना। ये बोल एक तिरछी स्माइल पास होता है जिसे देख आरू डर से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वह मिमियाते हुए बोलती है, देखिए आपको जानवर बनने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कल इससे भी बड़ा ला कर दूंगी। ये सुन अधिराज बोलता है, पर मुझे तो अभी खानी है। ये सुन आरू रोनी सूरत बनाकर बोलती है, प्लीज मेरा पेट मत फाड़िए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी तो फिर मेरे सपने उसका क्या होगा? मेरे छोटू छोटू मोनू मोनू बच्चे वह सब कैसे आएंगे? उसकी नौटंकी देख अधिराज उसे घूरते हुए उसके पास जाता है। उसके होठों पर उंगली रख बोलता है, कितनी बोलती हो? ये सुन आरू आंखें बड़ी कर बोली, मैं कहाँ बोलती हूँ। वह इतना ही बोलती है कि उसे अपने होठों पर अधिराज की होंठ फिल होते हैं, पर उसकी पूरी बॉडी झंझना सी जाती है क्योंकि अधिराज किस नहीं उसके होठों के चारों तरफ बिखरे हुए उसे चॉकलेट को अपने होठों से लीक कर रहा था और उसके ऐसे करने से आरू का पूरा शरीर अकड़ने लगता है। यह एक अजीब सा एहसास था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी, पर जो भी था यह उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। अधिराज जो अब तक उसके हाथों में अपने हाथ फंसा पूरी तरह से उसके होठों की चारों तरफ बिखरे हुए चॉकलेट को लीक करने में ही लगा था। आरू लंबी लंबी सांस लेते हुए बोल, देविल ऐसा मत करिए। पर अधिराज नहीं रुकता जब तक कि उसकी चॉकलेट को पूरी साफ नहीं कर देता। फिर वह चेहरा ऊपर कर आरू को देखता है जो लंबे लंबे सांस ले रही थी। तभी अधिराज उसे बोलता है, वैसे चॉकलेट काफी टेस्टी था, फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना भी बुरा नहीं है। ये सुन आरू उसे देखती है तो अधिराज की नजरों को ऐसे देख वह उसे खुद से दूर करने लगती है, पर अधिराज उससे दूर नहीं होता बल्कि वह कब से दिख रहे उसके होठों को अपने होठों में लेता है। वह तब से आरू के करीब आना चाहता था जब से उसने शादी में उसे देखा था। पहली बार उसे अपने आप को इतना कंट्रोल किया था। उसे कभी कभी खुद नहीं समझ आता था कि वह कैसे कंट्रोल कर लेता है। इस लड़की को हट नहीं करना चाहता था, पर अब उसे रुका नहीं जा रहा था। वह आरू के होठों को काफी शिद्दत से चुमे जा रहा था। अधिराज की हाथ अपने आप उसके बालों में चलने लगते हैं। आरू के कॉर्पोरेट करने के बाद अधिराज और भी ज्यादा डिपली उसे किस करने लगता है। वह कभी उसके होठों को किस करता तो कभी अपर लिप को शक करता। अधिराज के इस तरह किस करने से आरू की सांस भारी हो चली थी। लगभग 10 मिनट के बाद अधिराज उसे छोड़ता है तो आरू गहरी गहरी सांस लिए उसे देखने लगती है। वह आरू के और ज्यादा करीब जाने लगा था पर खुद को रोक लेता है, शायद अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। नहीं, अधिराज आरू के गर्दन में ही अपना चेहरा छुपा वैसे ही उसके ऊपर लेटा रहता है। आरू जब खुद को कंट्रोल करती है तो वह अधिराज से बोलती है, डेविल। अधिराज वैसे ही उसके ऊपर लेटे हुए बोलता है, हूँ। तभी आरू बोलती है, आपने मेरे साथ सुहागरात क्यों नहीं मनाई? ये सुनते ही अधिराज के हाथ जो अभी भी उसके हाथों में थे उस पर कस जाते हैं। तभी आरू आगे बोलती है, और यह सेक्स क्या होता है जिसके बिना पति पत्नी अधूरे होते हैं? उसकी यह बातें सुनते ही अधिराज जो अपना चेहरा उसकी गर्दन में डाला था वह उसकी गर्दन पर जोर से बाइट कर लेता है और वह उसकी गर्दन पर किस करने लगता है।
अधिराज जो खुद को कंट्रोल कर रहा था, पर आरू के ऐसे पूछने पर अब वह आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वह उसके गर्दन को किस करने लगता है। आरू जो अपने सवालों के जवाब चाहती थी, पर अधिराज के ऐसे करने पर अब उसकी भी सांसें भारी होने लगती है। तभी अधिराज उसे किस करते हुए ही वह उसके नाइट शर्ट के बटन खोल एक झटके से उसकी शर्ट को निकाल देता है। आरू की आंखें बड़ी हो जाती है। अधिराज अपना चेहरा ऊपर कर आरू को देखता है, जो गहरी गहरी सांस लिए उसे देख रही थी। अधिराज की आंखों में डिजायर साफ देखी जा सकती थी। आरू उसके आंखों को देख कुछ बोलती, तभी अधिराज एक गहरी सांस लेकर बोलता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता ये क्या होता है। ये सुन आरू ना में सिर हिलाती तो अधिराज बोलता है, चलो मैं तुम्हें इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। आरू कुछ समझ पाती, पर अधिराज उसके कॉलर बोन पर किस करने लगता है। किस करते हुए ही वह अपने हाथ आरू के पूरे बॉडी पर चलने लगता है। वह उसके सीने से होते हुए उसके थाई को सहलाने लगता है और फिर उसके नीचे सेंसिटिव पार्ट को भी, जिससे आरू काम सी जाती है। वह कुछ बोल पाती कि अधिराज उसके कानों के पास जा बेहद सेडिक्टिव तरह से बोला, सुहागरात में इससे भी बहुत आगे कुछ होता है। ये बोल वह उसे देखने लगता है। अधिराज अपने हाथ हरकत करने लगता है। आरू की सांस भारी हो जाती है और उसकी आंखों में नमी देख अधिराज के हाथ रुक जाते हैं और वह उसका चेहरा अपनी तरफ कर होठों को छू बोलता है, क्या हुआ। अभी से डर लग रहा है तो फिर आगे जो होगा उसे कैसे झेलोगी। आरू नम आंखों से अधिराज के चेहरे को एक हाथ में पकड़ते हुए बोलती है, यदि ऐसा कुछ करने से हमारा और आपका रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा कि आप कभी किसी के पास नहीं जाएंगे, तो मैं वह सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ जो एक पति पत्नी के बीच होता है। अधिराज को आरू से ऐसे सुनने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वह आरू को देखने लगता है, जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अधिराज उसे बेहद प्यार से बोलता है, हे जान, क्या हुआ तुम्हें। ये सुन आरू उसे देख बोलती है, मुझे डर लगता है आपको खोने से। ये सुन अधिराज उसके माथे को चुम बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हें छोड़कर कभी किसी के पास नहीं जाऊंगा। ये तुम्हारे पति का तुमसे वादा है। ये कह वह आरू को अपने ऊपर कर उसे सीने से लगा लेता है और बोलता है, हमारा रिश्ता भी आगे बढ़ेगा और मैं पूरे हक से तुम्हें अपना लूंगा। मैं तुम्हें किसी मजबूरी में नहीं, पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर होने का समय देना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार यदि मैं तुम्हारे करीब आया तो फिर मैं कभी खुद को नहीं पाऊंगा। आरू कुछ नहीं बोलती और उसके सीने में अपना सर रखी उसे पकड़कर लेटी रहती है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आज अधिराज का उसके पास आना, उस पर हक जताना, आज उसे अपने रिश्ते में बहुत कुछ पता चला था। उसे थोड़ी शर्म सी भी थी। वह वैसे ही अधिराज के सीने से लगी सो जाती है। अधिराज उसके बालों को सहलाते हुए आंखें बंद कर, एक सुकून की मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर। वह मन नहीं मन बोलती है, तुम मेरी जहान में इस तरह बस गई हो कि मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जो मशीनों के बीच में घिरी हुई थी, उसका चेहरा देखकर ही बताया जा सकता था न जाने कब से उसने आंखें नहीं खोली हो, पर अचानक उसकी मशीन में बीप बीप की आवाज आने लगती है। वही एक नर्स जो वहां पर कुछ चेक करने आई थी, उस लड़क को हरकत करते देख वह तुरंत डॉक्टर को आवाज लगाती है। वही वह लड़की अपना चेहरा इधर उधर करने लगती है और उसके हाथ धीरे धीरे कांपने लगते हैं। तभी उसके मुंह से एक तेज सी चीख निकलती है, राज। एपिसोड 129, झूठ और धोखा से सख्त नफरत है कैप्टन आरू ग्रेवाल। एक हफ्ते बाद वैभव और सौम्या की शादी को 1 हफ्ते हो चले थे और दोनों ही अपने शादी की शुरुआत कर चुके थे। वही अधिराज और आरू एक दूसरे के करीबी को महसूस करते हैं, पर ना जाने क्यों आरू के अंदर एक डर सताया रहता था कि अधिराज की मौजूदगी वह भी खत्म कर देती है। अधिराज को भी आरू के डर को देख उसे सिर्फ इतना ही समझ आता है कि आरू उससे बेइंतहा प्यार करने लगी है। आखिर वह प्यार को कैसे ना समझती। आज बड़े ही दिनों बाद सभी कॉलेज गए हुए थे। कॉलेज में अपने सब्जेक्ट को पढ़ सभी लंच में एक साथ बैठे हुए थे और इस समय सौम्या को टीज किया जा रहा था। पहले तो उन सभी के बातों को सुन एक शर्माहट थी, पर अगले ही पल जब वह उन सभी का टीज करना बंद नहीं होता तो वह गुस्से में सभी को देखते हुए बोलती है, अगर तुम सब चुप नहीं रहे ना तो फिर मैं सच में यहाँ से चली जाऊंगी और मैं तुम सभी से बात भी नहीं करूंगी। बहुत बुरे हो तुम लोग। ये बोलते हुए वह अपना मुंह फुला देती है। ये देख शिवम बोलता, अरे यार हम तो मजाक कर रहे थे, तू तो खामखा ऐसे ही फट रही है। अरे तुझे नहीं बताना है तो मत बताओ। ये सुनते ही आरू बोलती है, हाँ तो क्या तुझे इतना भी भाव खाने की जरूरत नहीं है। आरू का ये बोलना ही था कि सभी की नजरें आरू पर चली जाती है। ये देख सौम्या के चेहरे पर एक तिरछी सी स्माइल आ जाती है। उसकी स्माइल को देख आरू जब तक कुछ समझ पाती सभी का फोकस उसकी तरफ हो जाता है। सभी उसको देखकर बोलते हैं, मैडम आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने हमें अपने बारे में सब कुछ बताया। जरा आप अपने बारे में बताएं, अपनी शादीशुदा लाइफ के बारे में। उन सभी के ऐसे पूछने से सभी घबरा जाती है। तभी श्रुति बोलती है, और जरा आप अपने फर्स्ट नाइट के बारे में बताओ। ये सुनते ही आरू को अपने और अधिराज की करीबी याद आती है। ये देख वह शर्म और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, तुम वक्त तो शर्म आनी चाहिए तुम सभी को। लड़के हो तुम लोग, अपनी भाभी से कोई ऐसी बात करता है। ये बोल उठकर खड़ी होती है और फिर सौम्या का हाथ पकड़कर बोलती है, चल सौम्या हमें क्लास के लिए लेट हो रही है। ये बोल उसे लेकर चली जाती है। सभी उसके जाते हुए देखते हैं, जोर से हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिया, जिसने काफी अच्छे से अपने फैशन डिजाइनर के कोर्स को पूरा कर रही थी, इस बीच उसने अनिरुद्ध को वहां पर आते हुए भी नहीं देखा। ये देख रितिका नाम भूल गई, शायद यही था। सभी मीटिंग हॉल में बैठे रहते हैं। तभी रितिका बोलते हैं, हम आप सभी को कुछ बताना चाहते हैं। ये सुन सभी उसकी तरफ देखते हैं। तभी रितिका सभी को अपनी तरफ फोकस करते हुए बोलती है, आप हमारे दोस्त अनिरुद्ध के बारे में तो जानते ही होंगे, जो मेरा बड़ी है। ये सुनते ही सभी हाँ में सिर हिलाते हैं। तभी रितिका बोलती है, दरअसल पिछली दिसंबर में जो हमने उसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोला था, यानी कि राजावत फैमिली के लिए, वह तो नहीं हो पाया।
पर वो हमें एक डील देना चाहता है। ये सुनते ही सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी रितिका बोलती है, राजावत का नया ज्वेलरी लॉन्च होने वाला है। उसमें उन्होंने मॉडल को पहनने के लिए डिजाइनर ड्रेस वह हमारी कंपनी को दिया है। ये सुनते ही सभी क्लैंपिंग करने लगते हैं। तभी रितिका बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, और सबसे बड़ी बात, अगर हमारा ड्रेस उस मॉडल पर छा गया तो ये तो साफ है हमारी कंपनी का भी नाम उभरने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो जैसा कि हमारे दोस्त ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है तो हमारा भी फर्ज है हम हर चीज़ परफेक्ट दे। तो गाइज आप सभी इस चीज़ के लिए तैयार है? ये सुनते ही सभी खुशी के साथ बोल यस मैम। सभी मुस्कुराने लगते हैं और रितिका रिया को चलने को बोलती है। तभी पीछे से एक कलीग बोलती है, वैसे अनिरुद्ध सर और रितिका मैम की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है ना। ये सुनते ही सभी हाँ में सिर हिलाते हैं। तभी एक लड़की बोलती है, अरे यार हमने तो सुना है कि अनिरुद्ध सर की शादी हो गई है। ये सुन एक लड़की मायूस होकर बोली, हाँ पर देखो ना, शादी से पहले सर कितना यहाँ पर आते थे और दोनों घंटे बातें किया करते थे, यहाँ तक कि रात को डिनर के लिए भी जाया करते थे। पर लगता है कि अब अपनी पत्नी के साथ वो खुश है। और ऋतिक में कितना उनका चेहरा उदास हो गया था ना जब उन्होंने सुना था कि अनिरुद्ध सर की शादी हो रही है। उन सभी को आपस में बात करते सुन रिया अंदर से जल जाती है। वह चुपचाप वहां से निकल जाती है, पर न जाने क्यों उसके मन में एक अजीब सा डर समाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अधिराज अपने कंपनी में इस समय एक मीटिंग में था और उसका मूड पूरी तरह से उखड़ा हुआ था। उसका चेहरा गुस्से में लाल था। वह अपने चेयर पर बैठे अपनी मेज पर टिकटिक की आवाज कर रहा था। वही सभी लोग वहां पर सहमे से बैठे हुए थे। तभी एक मैनेजर बड़ी मुश्किल से उठता है, बोलता है, सर। पर अधिराज की गुस्से भरी आंख देख बैठ जाता है। तभी स्वरा की तरफ मायूस नजरों से देखते हैं। तभी स्वरा भी हिम्मत कर कुछ कहने को होती है पर नहीं कहती। तभी अगले ही पल वैभव वहां पर आता है और अधिराज के कान में कुछ कहता है। तभी अधिराज उन सभी की तरफ देखता है। मैंने इतनी बड़ी डील जो मिस्टर कपूर के साथ होने वाली थी उस बारे में हमारी एक डिस्कशन हुई थी। ये सुनते ही सभी के चेहरे पर एक डर से पसीना आने लगता है। तभी अधिराज बोलता है, और वह डील किसी और को मिल गई। ये कह वह गुस्से में देखता है और देखते हुए बोलता है, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि किसने इतनी हिमाकत की कि वह अधिराज सिंह राजावत को धोखा दे सके। ये सुनते ही सभी का डर से पसीना आने लगता है। वही अधिराज एक नज़र सभी के सामने घूमता है। उसके बाद बोलता है, वैसे मिस्टर गुप्ता जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर यह किसने किया है। गुप्ता के चेहरे पर पसीना आने लगते हैं और बोलता है, सर मुझे नहीं पता। ये सुनते ही अधिराज वहीं पर रखा पानी के बोतल पर जोर से हाथ मारता है, जिससे वह छिटक कर सीधे गुप्ता के पास जाता है और उसके सीने पर लगता है और वह चेयर के साथ ही गिर जाता है। सभी डरकर उठकर खड़े हो जाते हैं। तभी अधिराज जोर से हाथ मारते हुए बोलता है, तुम्हें पता है मुझे झूठ धोखे देने वाले से सख्त नफरत है, तो भी तुम सभी ने मुझसे गद्दारी करने की हिम्मत भी कैसे की। तभी गुप्ता जाकर उसके पैरों में गिर जाता है और माफी मांगते हुए बोलता है, हमें माफ कर दीजिए अधिराज सर, हमें माफ कर दीजिए। पर अधिराज अपने पैरों से जोर से वार करता है तो वह जाकर फिर से दूर गिरता है। अधिराज उसके पास जा उसका कॉलर पकड़ उसके मुंह पर एक घुसा देते हुए बोलता है, मुझे चोरी मंजूर है पर धोखा बिल्कुल नहीं। ये बोल कुछ इशारा करता है। तभी कुछ ही देर में 2 गार्ड आता है और गुप्ता को उठाकर वहां से ले जाते हैं। तभी अधिराज खड़े सभी लोगों को देखकर बोलता है, आइंदा से मेरे साथ धोखा करने से पहले 100 बार सोचना, नहीं तो ऐसा हश्र करूंगा कि 7 पुश्ते याद करेगी। वहीं दूसरी तरफ शाम हो जाने से आरो कॉलेज से बाहर आती है। तभी उसके फोन पर बार बार कॉल आ रहा था। ये देख वह इरिटेट हो रही थी। तभी अगले ही पल कुछ सोच वह फोन रिसीव करती है और बोलती है, कौन है, क्यों कॉल कर रहा है, क्या तुम सभी का दिमाग खराब हो गया है। जब सामने वाला फोन नहीं रिसीव करना चाहता तो क्यों अपन माथा पच्ची करते हो। तभी उधर से एक भारी और गुस्से भरी आवाज आती है, कैसी है आप मिसेज राजावत, लगता है अपनी बहू पत्नी की ड्यूटी निभाने में इतनी बिजी हो गई कि आप तो हमें भूल ही गई। यह आवाज सुनते ही आरू जो बोल रही थी वह चुप हो जाती है। तभी वह इंसान बोलता है, पर हम आपको खुद को भूलने नहीं दे सकते। ये सुन आरू एक बार नजरें इधर उधर करती है, फिर थोड़ी दूर जाकर बोलता है, क्या है, क्यों फोन किए हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकती। तभी वह आदमी थोड़े गुस्से में बोलता है, काम नहीं कर सकती क्यों, लगता है तुम्हारा पति तुम्हें कुछ इतना ही ज्यादा भाग गया है कि तुम्हें उन निर्दोष लोगों की भी चीखें नहीं सुनाई देता, इसके लिए तुमने शपथ ली थी। यह सुनते ही आरू के भाव कठोर हो जाते हैं। तभी आरू कुछ सोच बोलती है, मुझे नहीं पता पर मैं जानती हूँ डेविल ऐसे नहीं है। ये सुनते ही वह आदमी हंसते हुए फिर थोड़े रुक गुस्से से बोलता है, जिसका नाम तुम डेविल ले रही हो वह सच में डेविल है, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही। उस राजावत का पूरा बैकग्राउंड, कितने राज उसने छुपा रखे हैं, जितने भी पाप किए हैं उसका उजागर करने के लिए ही तुमने शपथ खाई थी। क्या वह तुम भूल गई हो मिस कैप्टन आरू ग्रेवाल। ये सुनते ही आरू चुप सी हो जाती है। तभी उधर से वह शख्स बोलता है, भूलो मत यह शादी हमारे एक प्लान का हिस्सा था, तुम्हें मैं कुछ दिन का वक्त दे रहा हूँ, तुम डिसाइड कर लो तुम्हें मेरा साथ देना है या नहीं देना है, वरना मुझे किसी और को चुनना पड़ेगा और यदि वह इंसान गुनहगार है तो मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। अब तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे का समय है। ये बोल वह इंसान फोन कट कर देता है। एपिसोड 130, बेबी जस्ट फील इट, यूल फील गुड। अब आगे शाम के वक्त राजावत हाउस। सभी इस समय डिनर के लिए बैठे थे और सभी इस समय खाना खा रहे थे, पर आरू का चेहरा कुछ उदास था। प्रियांशु उसे हल्का सा धकियाते हुए उससे पूछना चाहा है, पर आरू नामे सिर हिला खाना खाती है। वही अधिराज भी अंदर आता है। अधिराज आता है और एक नजर आरू को देख अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वहीं कुछ देर बाद सभी लोग डिनर कर लेते हैं।
तभी आरू अपने कमरे की तरफ जाने को होती है कि दादी उसे रोकते हुए बोलती है, आरू। आरू बोली, क्या हुआ दादी? दादी बोलती है, बेटा जरा आप हमारे कमरे में आएंगी। वह क्या है ना, हमारे पैरों में दर्द है और हम अपने आरू के हाथों की मालिश चाहते हैं, जैसे वह हमें हमेशा करती थी। ये सुनते ही आरू मुस्कुरा देती है और किचन में जाकर एक कटोरी में तेल लेकर दादी के कमरे में चली जाती है। दादी जो बिस्तर पर लेटी हुई थी वह उसे अपने पास बैठाती है तो आरू उनके पैरों को अपनी गोदी में लिए उनके पैरों में हल्का हल्का तेल लगाने लगती है और उसे मसाज करने लगती से। दादी बोलती है, आपसे अच्छा मालिश अभी तक मेरी किसी ने नहीं की। हाँ, पहले राधिका करती थी, वह भी जब आप ही के जैसे वह इस घर में आई थी। तब आपको पता है बिल्कुल आपकी तरह ही चुलबुली और नटखटी थी। ये सुन आरू थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हुए बोली, क्या सच में दादी, या आप ऐसे यहाँ कह रही है? दादी मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस हिटलर की तारीफ ऐसे ही कर रही हूँ? ये सुन आरू मासूमियत से बोलती है, दादी उनकी खड़ूसियत को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह कभी ऐसी होंगी। ये सुन दादी उसे देख बोलती है, हाँ बेटा वह कभी ऐसी नहीं थी। वह जब आई थी तो बहुत सिंपल सी लड़की थी। पर कहते हैं ना कि एक लड़की लाख अच्छे परिवार में आ जाए पर यदि उसका पार्टनर उसके साथ ना रहे तो वह हमेशा अकेलापन महसूस होती है। आरू उन्हें देखते हुए बोली, आप कहना क्या चाहती हो? पार्टनर मीन्स पापा। दादी बोलती है, हाँ बेटा। जब राधिका की शादी हुई थी विक्रम ज्यादा से ज्यादा अपनी फौजी ड्यूटी में ही बिजी थे। बहुत ही कम समय उन्होंने बिताया था राधिका के साथ। राधिका शुरू में तो परिवार के साथ रहती है पर धीरे धीरे मायूस होती चली गई। फिर कुछ समय बाद उसने अपना ये बिजनेस शुरू करने की कोशिश की जिसमें आपके पापा ने उनका खूब साथ दिया, हमेशा उनके साथ रहे। कहते हैं ना, जब एक औरत बिजनेस की दुनिया में कदम रखती है और वह आगे बढ़ती है तो फिर दुश्मन भी कई सारे लग जाते हैं। एक औरत बिजनेस की दुनिया में कदम रखती है और वह आगे बढ़ती है तो फिर दुश्मन भी कई सारे लग जाते हैं। पर हमेशा भैरवी के पापा ने और आपके पापा ने उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट किया। फिर कुछ समय बाद अधिराज पैदा हुए। ये सुन आरू और भी ज्यादा इंटरेस्ट से सुनने लगती है तो दादी बोलती है, पर इस बीच में राधिका ने बच्चे, बिजनेस के साथ साथ अपने परिवार को कैसे संभालना है, कैसे उन्हें एक रखना है, ये बात बखूबी जान गई। पर परिवार को एक रखना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि हर किसी की सोच हर अलग अलग होती है। शायद इसीलिए उन्होंने एकता बनाए रखने के लिए थोड़ी कठोर होना शुरू कर दिया, जिससे लोगों ने उन्हें सेल्फिश कहने लगे और बेटा वह स्वार्थी है पर अपने परिवार के लिए। तभी वह आरू को हाथ रोकते हैं, बैठती है और उसका हाथ पकड़ अपने गोद में लिटा देती है और उसका सिर सहलाते हुए उसे देखते हुए बोलती है, बेटा वैसे ही आप भी इस घर की बड़ी बहू है। हम जानते हैं आपकी अभी बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है। ये भी तो बात सच है ना कि आप एक पत्नी और एक बहू किसी की भाभी है। बेटा आप पर कोई प्रेशर नहीं है पर आप इतना तो कर सकती है अपने परिवार को एक करने के लिए। अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिससे अधिराज नाराज होकर बैठे हुए हैं। बेटा ना वह हमसे मान रहे हैं न किसी और से, पर आप तो यह कोशिश कर सकती है कि वह हम सभी के साथ बैठे उठे, क्या आप नहीं चाहती? ये सुन आरू उन्हें देख बोलती है, आप चाहती है कि मैं उनसे बात करूं? ये सुन दादी उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोली, सिर्फ बात नहीं, अपने उस खडूस पति को लाइन पर लाना है और यह मेरा आपके लिए एक टास्क है। अगर आप ये जीत गई तो फिर मेरी तरफ से आपको एक पार्टी, वह भी सीक्रेट वाली। ये सुन आरू कुछ सोचती है और दादी के गाल पर किस करते हुए बोलती है, ओके। कुछ देर बाद आरू अपने कमरे में चली जाती है। वह दादी की कही हुई बातों को सोच रही थी, साथ में उस बातों को भी जो उस इंसान से हुई थी। आरू बालकनी में ही उस ठंडी मौसम में खुद को एक कंबल में लपेट सोफे पर बैठी हुई थी और सोच में गुम थी। वह मन ही मन बोलती है, मुझे तो हर चीज यहाँ पर सही लगता है। क्या कभी कोई किसी को मार सकता है? नहीं, डेविल तो कितने अच्छे हैं, वह सिर्फ गुस्सा करते हैं पर वह कभी भी किसी का भी खून नहीं कर सकते। ये सब सोचते हुए उसका दिमाग उलझता जा रहा था। तभी पीछे से आवाज आती है, इतना भी ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो जब दिमाग की ही कमी हो। आरू पीछे चेहरा घुमाती है तो अधिराज खड़ा था, जिसके बाल मैसी, शर्ट की स्लिप मुड़े हुए, शर्ट के कुछ बटन खुले हुए जो देखने में बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। ये देख आरू मुंह बनाते हुए बोलती है, इतनी ठंडी में सिर्फ एक शर्ट, लगता है आप अपने बॉडी में हीटर लेकर घूम रहे हो। ये सुन अधिराज उसके पास आता है और उसके कंबल को खोल खुद भी बैठ उसे अपनी गोद में बैठा अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, जब मेरा हीटर खुद इतना गर्म हो तो मुझे पहनने की क्या ही जरूरत है। ये सुन आरू अपना चेहरा अधिराज के सीने पर रखते हुए बोली, मुझे शर्म बिल्कुल नहीं आ रही। ये सुन अधिराज उसे कसकर पकड़ते हुए बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती क्योंकि तुम निहायती बेशर्म हो। ये सुन आरू अधिराज की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कब बेशर्म दिखाई? ये कह वह उसे देखने लगती है। तभी उसकी नजर उसके होठों पर जाती है। ये देख अधिराज बोलता है, तुम अभी भी बेशर्म ही दिख रही हो क्योंकि तुम्हारी नजरें कुछ ठीक नहीं लग रही। ये सुनते ही आरू अपनी नजर फेरती हुई फिर उसे देख बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसकी नजरें अधिराज की खुले शर्ट से झांकते हुए सीने पर पड़ती है और वह धीरे से झुककर उस पर सर रख लेती है। तभी अधिराज उसे और कस के बाहों में लिए हुए बोलता है, मिसेज राजावत मुझे अपनी इज्जत का खतरा लग रहा है। ये सुन आरू बोलती है, मैं क्या आपको हवसी दिख रही हूँ? ये बोल वह आंखें बंद कर लेती है, पर फिर बोलती है, क्या आप सच में कुछ नहीं करने वाले? ये सुन अधिराज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलता है, नहीं। आरू फिर से शांत हो जाती है, फिर अपना चेहरा उठाकर उसे देखते हुए बोलती है, पर मुझे कुछ करना है। ये सुन अधिराज उसे देखते हुए बोलता है, तो फिर तुम्हें रोक कौन रहा है? ये सुनते ही आरू उसके गर्दन में अपने हाथ डालते हुए अधिराज के होठ जो कब से अट्रैक्ट कर रहे थे उसको, वह उसके होठों को अपनी होठों की गिरफ्त में लेते हुए उसे बड़े ही प्यार से किस करने लगती है। उसकी किस का तरीका ऐसा था जैसे वह किसी चीज को धीरे धीरे खा रहे हो।
जिससे अधिराज की बॉडी में हरकत सी होने लगती है। वह आरू को अपने और पास करते हुए उसके शर्ट के अंदर हाथ डालते हुए उसकी पीठ को सहलाने लगता है। अधिराज की इस छुबन से आरू के अंदर एक अलग एहसास हो रहा था और वह उसके और करीब आते हुए उसके होठों को किस करने लगती है। अधिराज धीरे धीरे उसके पीठ को सहलाते हुए अपने हाथ शर्ट के अंदर से ही उसके आगे की बॉडी पर आता है और वह अंदर से ही उसके ब्रेस्ट पर हाथ रखता है, जिसे महसूस कर आरू पीछे होने लगती है, पर अधिराज उसे पीछे नहीं जाने देता और वह उसे अपने करीब करते हुए बड़े ही सेडिक्टिव तरीके से बोलता है, बेबी जस्ट फील इट, यू फील गुड।